नमस्कार, जय हिंद। एनसीईआरटी साइंस जो सीरीज चला रहा हूं क्लास 9th और 10th, उसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 9। ठीक है, इसमें हम उत्तक पढ़ेंगे, टीसू पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 100 प्रश्न इसमें हैं, तो एक ही वीडियो में सोच रहा हूँ इसको निपटाऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, क्लास 9th का है ना, ये चैप्टर नंबर क्या है भैया? तो चैप्टर नंबर ये 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए, चैप्टर नंबर 6 उत्तक, इसी को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पीडीएफ ये वाला प्रिंट करा लिया है या आपके पास ये पीडीएफ है, तो सब चीजें नोट भी करनी है, सामने रख के बैठिए, तब पीडीएफ से नोट करेंगे, फायदा होगा। ठीक है, ऐसे ही पीडीएफ रख लेने से कोई काम नहीं होगा। तो बिल्कुल इसको मैं निकाल ही लेता हूं, ठंडे दिमाग से एक एक प्रश्न पर हम लोग हमला करने वाले हैं। आ जाइए, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। मनुष्य में, कलर चेंज कर लो भाई, हाँ, मनुष्य में किन कोशिकाओं के कारण पेशियां जो हैं वो फैलती और सिकुड़ती हैं? मनुष्य में किन कोशिकाओं के कारण पेशियां जो है वो फैलती और सिकुड़ती हैं? 4 ऑप्शन है। तंत्रिका कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं। जिनका शिकायत था कि इंग्लिश नहीं है ऑप्शन में, तो मैं सब कुछ सारा व्यवस्था आप लोग के लिए कर दिया हूं, है ना, तो परेशान नहीं होना। देखिए यहाँ पर जो भी हिंदी उसका इंग्लिश, जो भी हिंदी उसका इंग्लिश, सब कुछ एकदम इसमें कंप्लीट कर चुका हूं। तो मनुष्य में किन कोशिकाओं के कारण जो पेशियां हैं वो फैलती और सिकुड़ती हैं? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा कोशिका? वो हो जाएगा आपका पेशी, यानी कि मसल सेल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेशी कोशिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का वहन कौन सा उत्तक करता है? टिश्यू की बात कर रहा है। कौन सा टिश्यू जो है वह अपशिष्ट पदार्थों का जो है वो वहन करता है? एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, वो ऑप्शन है आपका लिम्फ यानी लसिका, ब्लड यानी रक्त, मसल यानी पेशी और तंत्रिका यानी नर्व। तो अपशिष्ट पदार्थों का वहन जो होता है वह खून के जरिए होता है। किसके माध्यम से होता है? खून के माध्यम से होता है, खून के जरिए होता है। तो हम बताएंगे रक्त जो हो जाएगा वह सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी यहां सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, आ जाइए। रक्त निम्नलिखित में से किसका वहन नहीं करता है? आ जाइए, इसको मिटा ही दो। रक्त निम्नलिखित में से किसका वहन नहीं करता है? रक्त देखिए ऑक्सीजन का वहन तो करता है, हमें छांटना है नहीं करता है। बच्चा एग्जाम में देखता है, अच्छा रक्त वहन लगा देगा तुरंत ऑक्सीजन। रक्त भाई वहन करता है ऑक्सीजन का। बहुत लोगों को लगेगा कि भोजन का वहन नहीं करता है। आप खाते हो, पचता है, उसके बाद वो रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैलता है। तो भोजन का भी करता है, हार्मोन्स का भी करता है, ऑक्सीजन का भी। हमें छांटना है कि किसका नहीं करता है। तो जब नहीं करने की बात आ रहा है तो हम कहेंगे कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसका नहीं करता है, तो इनमें से कोई नहीं हम लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आ जाइए, यही तो है प्रश्न, ये फ्लोएम। देखिए कह रहा है फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? इसके विकल्प हम लोग देखते हैं, फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है। तो आ जाइए, फ्लोएम जो उत्तक है उसमें संरक्षक उत्तक, संवहनी उत्तक, स्थायी जटिल स्थायी उत्तक और बी और सी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, संवहनी उत्तक का उदाहरण तो है ही, साथ ही साथ ये फ्लोएम जो है वो स्थायी जटिल उत्तक का भी उदाहरण है। तो यहाँ पर 377 नंबर सवाल का हो जाएगा क्या विकल्प? ऑप्शन बी और सी दोनों, कि संवहनी उत्तक भी है और ये क्या है, जटिल स्थायी उत्तक भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। उत्तक कोशिका
अंग तथा अंग तंत्र का सही क्रम क्या है? आप पढ़े हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा? एक मिनट। सबसे पहले हो जाएगा सेल, ठीक है। यानी सेल कहाँ गया सबसे पहले? सेल। फिर आएगा ऊतक, टिश्यू, फिर आएगा ऑर्गन, फिर आएगा ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। पादप ऊतकों से संबंधित कथनों पर विचार करें। पादप ऊतकों से संबंधित कथनों पर विचार करें। क्या है विचार करना? ध्यान रखिएगा। कथन पहला कह रहा है पादपों में अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। पादप में जो अधिकांश ऊतक होते हैं वो सहारा देने वाले होते हैं। बिल्कुल सही कथन है कि पादपों में जो अधिकांश ऊतक होते हैं वो सहारा देते हैं, ठीक है। दूसरा कथन, पादपों में अधिकांश ऊतक मरे हुए होते हैं यानी मृत होते हैं। तो ये भी सही है। यहां पर कहेंगे कि कथन 1 और कथन 2 यानी कि विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। 379 का देखिए आ गया ये। तो 379 का हो जाएगा कि दोनों कथन जो है वो सही है, यानी कि क्या हो जाएगा? मृत भी होते हैं, है ना। आइए अगला सवाल। ठीक है, इतना ही रखूं, बड़ा कर देता हूं, दिखे अच्छे से। आइए, पौधों में विभाज्य ऊतकों से संबंधित कथनों पर विचार करें। कह रहे पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पौधों का कुछ ऊतक क्या जीवन भर विभाजित होते रहते हैं? ठीक है। दूसरा देखते हैं, पौधों में विभाज्य ऊतक कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही सीमित होता है। यहां भी आप दोनों कथन देखेंगे कि सही हो जाएगा। कौन कौन? पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, और दूसरा हो जाएगा कि पौधों में जो कुछ ऊतक होते हैं वो निश्चित क्षेत्र में ही सीमित रहते हैं। पौधों में विभाज्य ऊतक कुछ निश्चित क्षेत्र में ही जो है वो सीमित रहते हैं। तो आप कहेंगे कि यहां भी जो है वो दोनों कथन होगा सही, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल देखिए, अरे अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं। जंतु ऊतकों से संबंधित कथनों पर विचार करें। करते हैं विचार। जंतुओं में कोशिका वृद्धि सामान्यतः समान रूप से होती है। जंतुओं में सामान्य रूप से होती है, ऐसा कह रहा है। जंतुओं में विभाज्य एवं अविभाज्य क्षेत्रों की सीमा स्पष्ट होती है। नहीं, यही तो गलत है। जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य की सीमा स्पष्ट नहीं होती है, ठीक है। यहां पर कहेंगे कि जंतुओं में कोशिका वृद्धि सामान्य रूप से होती है लेकिन स्पष्ट सीमा नहीं होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा, नोट करिएगा। यहां कहेंगे कि कथन केवल और केवल कथन जो है वो एक सही है, ठीक है, केवल एक सही। आइए आगे आते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। आ जाइए। पौधों में वृद्धि केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, यह किस ऊतक के कारण होता है? कुछ निश्चित क्षेत्र, देखिए मैं बताया ना, जंतु में जो है वो निर्धारित नहीं होता है उनका जगह, लेकिन पौधों में निर्धारित होता है वृद्धि का जगह, ठीक है। तो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, यह जो है यह विभाज्योतक के कारण होता है। किस ऊतक के कारण? विभाज्योतक के कारण। विभाज्योतक नहीं है तो उसी का अंग्रेजी है मेरिस्टेमेटिक ऊतक। जी हाँ, मेरिस्टेमेटिक ऊतक के कारण ही जो है वो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। तो ये आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम आते हैं 383वें प्रश्न पर। विभाज्य ऊतक मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक की बात कर रहा है, यह मुख्यतः जो पाया जाएगा यह टिप्स ऑफ रूट्स एंड, ये मतलब तना के और जड़ के जो है वो स्टेम और जो रूट है इसके अग्र भाग में पाया जाता है। जड़ों एवं तनों के अग्र भाग में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं।
हाँ, कह रहा तने की परिधि जड़ की मोटाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? तने की परिधि जड़ की मोटाई या तने की परिधि, यहां से आ जाइए, तने की परिधि या जड़ की मोटाई में जो वृद्धि होती है यह आपका आ जाएगा कैम्बियम के ही कारण, विभाजोत्तक कैम्बियम के ही कारण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता खो देती हैं और विशिष्ट कार्य के लिए तैयार हो जाती हैं, क्या कहलाता है? बहुत शानदार सवाल होगा ये, नोट कर लीजिएगा। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं जो है वो अपनी विभाजन क्षमता को खो देती हैं, खोकर विशिष्ट कार्य के लिए तैयार हो जाती हैं, क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो कहलाता है विभेदीकरण। क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका विभेदीकरण। ठीक है, वह कहलाएगा आपका विभेदीकरण। ठीक, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। विभाज्योतक ऊतक के स्थायी ऊतक में बदलने की प्रक्रिया, यही कह रहा है, यही सवाल फिर है, देखिए ध्यान दीजिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता खोकर विशिष्ट कार्य के लिए तैयार हो जाती हैं, विभेदीकरण कहलाता है। वही चीज है, विभाज्य ऊतक के स्थायी ऊतक में बदलने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्य ऊतक जो होता है ये बन जाता है कौन सा? तो ये स्थायी ऊतक बन जाएगा। विभाज्य ऊतक जो है यह बन जाएगा स्थायी ऊतक, और इस प्रक्रिया को आप कहेंगे ये तो विभेदीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार से तो बताइए। एक एक प्रश्न आप लोग करते जाएंगे। एक चीज मैं और आप लोग को बता दूं, जैसे ये साइंस का आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया हूं, आपको ज्योग्राफी का भी आ गया है पीडीएफ ऐप पर, वहीं आपको मिल जाएगा। तो जो भी इच्छुक हैं, जिनको भी अच्छी तैयारी करनी है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। स्थायी ऊतक का निर्माण, स्थायी ऊतक का निर्माण विभाज्योतक ऊतक के विभाजन से होता है। अभी आपने देखा कि विभाज्योतक ऊतक अपना खो देता है और फिर स्थायी ऊतक बन जाता है विभेदीकरण से, तो कहेंगे पहला कथन तो सही है। दूसरा, जब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं विभाजन बंद कर विशिष्ट कार्य के लिए लगती हैं तो वे अस्थायी ऊतक बन जाती हैं। बिल्कुल, दोनों एकदम सही कथन हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि दोनों कथन सही है। 387 का क्या देखेंगे कि दोनों कथन कहां गए, कि दोनों कथन सही है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक ना, ये आ जाएगा सी ऑप्शन, दोनों कथन सही। आ जाइए, प्ररोह के शिष्यार्थ विभाज्योतक किस प्रकार के वृद्धि करता है? प्ररोह के शिष्यार्थ विभाज्योतक जो है यह लंबाई की वृद्धि करता है। यह किसकी वृद्धि करता है? यह लंबाई की वृद्धि करता है। यह जड़ों और तनों में होता है। नोट कर लीजिए, यह मौजूद कहाँ होता है? तो यह जो होगा यह जड़ों में होगा और तनों में होगा। ठीक ना, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि प्ररोह के शिष्यार्थ विभाज्योतक कहाँ होता है? तो ये जड़ों में होगा और तनों में होगा। और ये किसकी वृद्धि करता है? तो ये लंबाई की वृद्धि करता है। किसकी वृद्धि करता है? लंबाई की वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए, अंतर्विष्ट विभाज्योतक कहाँ उपस्थित होता है? अंतर्विष्ट विभाज्योतक जो होगा वह होगा पर्व, नोड पर होगा, नोड पर और पर्वत के आधार पर। ठीक है, देखिए ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं, दरोगा और का जवाब तैयारी करोगे तो ऐसे प्रश्न आएंगे। आपको भले लगेगा कि जटिल है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है एनसीईआरटी पूर्व में, इसलिए जटिल आएगा। आप 2-3 बार इन चीजों को पढ़ लेंगे ना, या 2-3 बार देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा, तो आपको ये सब चीजें दिमाग में जो है वो सेट हो जाएंगी। आप इसको इजीली फिर कर लोगे एग्जाम में। चलिए आ जाइए अगला सवाल। हाँ ठीक है, कोशिकाओं में ढीली पैकिंग वाले स्थायी ऊतक को क्या कहते हैं? कोशिकाओं में ढीली पैकिंग वाले स्थायी ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक। कोशिकाओं में ढीली पैकिंग वाले स्थायी ऊतक। अब आपको ये पता हो गया कि मृदु ऊतक जो है ये ढीली पैकिंग वाले स्थायी ऊतक है ना, ये ध्यान रखिएगा, मृदु ऊतक। निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए हम विचार करने की कगार पर आ गए हैं, और अब तो एग्जाम में हालत ऐसा हो गया है
कि अगर विचार नहीं करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो नहीं बनने वाला है। नहीं, चलिए, कह रहा कथन एक कह रहा है पैरेनकाइमा एक प्रकार का अस्थायी उत्तक है। पैरेनकाइमा क्या एक प्रकार का अस्थायी उत्तक दिख रहा है कि नहीं? देख लो, हाँ दिख रहा है। पैरेनकाइमा एक प्रकार का अस्थायी उत्तक है, ठीक है। पैरेनकाइमा मृत कोशिकाओं से बना होता है। कह रहा है पैरेनकाइमा है जो, क्या वो स्थायी उत्तक है? कहेंगे कि पैरेनकाइमा स्थायी उत्तक तो है, लेकिन वह मृत कोशिका से नहीं बल्कि वह जीवित कोशिका से बना है। तो यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? जब ये जीवित कोशिका से बना है, ये बता रहा है मृत कोशिका से बना है, पैरेनकाइमा स्थायी उत्तक है, तो एक केवल और केवल कथन जो है वो एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और सवाल पूछता है पैरेनकाइमा से संबंधित, ध्यान रखिएगा। पैरेनकाइमा मतलब इस प्रकार की कोशिकाओं में, पैरेनकाइमा जैसे कोशिकाओं में, इस प्रकार के कोशिका में, ठीक है, इस प्रकार के कोशिका में क्या होता है? खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ध्यान रखिएगा, रिक्त स्थान होता है, ज्यादा होता है, ठीक ना, रिक्त स्थान ज्यादा होता है। आ जाइए, निम्न कथनों पर विचार करें। क्लोरेनकाइमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हाँ, क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है? देखिए, यांत्रिक सहारा तो पैरेनकाइमा भी सहारा देता है, बट एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि, चलिए अगला, कोलेनकाइमा उत्तक कहां पाया जाता है? कोलेनकाइमा उत्तक कहां पाया जाता है? तो कोलेनकाइमा जो उत्तक है भी पाया जाएगा एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे। आप लोग कहते हैं ना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि नहीं है, ये देख लीजिए, एकदम ओरिजिनल एनसीईआरटी है। ये मैंने आपको ये वाला बता दिया कि यांत्रिक सहारा कौन देता है, तो यहां पर देख लीजिए, यांत्रिक सहारा देता है कोलेनकाइमा, ठीक है। इसी के नीचे आप देखेंगे कि हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं, एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। कोई दिक्कत है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां पर मैं फिर से दिखा दूं, देखिए दिख रहा है ना, ये वाला एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में दिख गया। हाँ, तो यही मैं कहना चाह रहा था कि भैया दिखेगा कैसे नहीं, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं दिखेगा। एनसीईआरटी, ओरिजिनल एनसीईआरटी दे रहा हूं आपको, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। स्क्लेरेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं होती है, नहीं, स्क्लेरेनकाइमा में मरा कोशिका होगा। देखिए नारियल का छिलका आप देखेंगे, नारियल का ऊपर भाग कितना कठोर होता है, वो सब मरा हुआ कोशिका है, जीवित कोशिका नहीं है ना। तो स्क्लेरेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। हम कहेंगे पहला कथन गलत है। कोलेनकाइमा में मृत कोशिका, भाई कोलेनकाइमा में तो जीवित कोशिका होगा, लचीलापन है कोलेनकाइमा में, जीवित कोशिका होगा। स्क्लेरेनकाइमा कठोर है तो वो मृत कोशिका होगा। यहां तो दोनों उल्टा कर दिया भाई, तो कहेंगे दोनों गलत है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति कठोर होने का मुख्य कारण क्या है? स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति जो है वो कठोर होने का कारण है कि इसके जो कोशिका है इसमें लिग्निन होता है, लिग्निन, ये मोटी परत के कारण ही ये कठोर हो जाता है। तो लिग्निन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, अगले में होगा। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पौधों में जल हानि, यांत्रिक आघात तथा परजीवियों से रक्षा करने वाला उत्तक कौन है? पौधों में जल हानि, ठीक, जल हानि, यांत्रिक आघात तथा परजीवियों से रक्षा करने वाला जो है वो है आपका कौन है भैया? तो वो एपिडर्मल उत्तक ही है। 398 का यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, चलिए आ जाइए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में किसका आदान प्रदान? कह रहे पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए कौन सी संरचनाएं होती है? तो वो गार्ड सेल होता है, रक्षी कोशिकाएं। कौन सा? गार्ड सेल या रक्षी कोशिका।
ठीक है, तो चलिए, जाइलम का कौन सा भाग जल एवं खनिज लवण का वहन करता है? देखिए, जाइलम तो वहन करता है जल का और खनिज लवण का। यहां से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जल का वहन कौन करता है, तो जल का तो आप कहेंगे कि जाइलम करता है। अगर पूछ दे कि खनिज लवण का वहन कौन करता है, तो खनिज लवण का भी जाइलम करता है, लेकिन थोड़ा सा डीप में जाएगा। जाइलम के जो भाग होते हैं वो कौन सा भाग करता है भैया, तो ध्यान रखिएगा, जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स एवं वाहिकाएं या फ्लोएम। फ्लोएम तो अलग ही आपका हो गया। तो इसमें ट्रैकिड्स और वाहिकाएं जो हैं ये जल और खनिज लवण का वहन करता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है ये, ऐसे फंसा देगा आपको। आप जाइलम लगा देंगे, आप जाइलम लगा के चले आएंगे, जाइलम का कौन सा भाग जल और खनिज लवण का वहन करता है, आप, मैं कह रहा हूं कि लगा के चले आएंगे जाइलम पैरेन्काइमा, जबकि आंसर होगा ट्रैकिड्स एवं वाहिकाएं। ठीक है, ये मृत कोशिका होगा, ये भी याद कर लीजिए। आइए, अब है जाइलम का कौन सा भाग भोजन का संग्रह करता है? भोजन का संग्रह करता है, तो भोजन का संग्रह पैरेन्काइमा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भोजन का संग्रह पैरेन्काइमा। जाइलम, अब कहेंगे जाइलम भोजन, भोजन तो फ्लोएम ना। देखिए, फ्लोएम भोजन का वहन करता है, ढोता है। हम कह रहे हैं कि जाइलम का वह कौन सा भाग है जो भोजन को संग्रहित करता है, स्टोर करेगा, इकट्ठा करेगा। ऐसे सवाल आप हर जगह नहीं करोगे भाई, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो ये होगा पैरेन्काइमा, ये जाइलम पैरेन्काइमा, ये ढोने में नहीं काम कर रहा था। ट्रैकिड और वाहिका देखिए, जल और खनिज लवण ढो रहा था, वही जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? चलिए, अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा, शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर, इकट्ठा कर उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? तो सभी इकट्ठा करके तो ये रक्त ही जो है वो ले जाएगा। कौन ले जाएगा? रक्त ही ले जाएगा, यानी कि ब्लड ही जो है वो ले जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 403वां प्रश्न, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त, ये यहां से आप चीजों को अगर समझिएगा थोड़ा सा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ब्लड जो है वो कैसा टिश्यू है? तो रक्त देखिए संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है? संयोजी ऊतक, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। बस इतने से काम नहीं चलेगा, 2-3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिसको नोट करिए। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू जो है, जो रक्त है, उसके कोशिकाओं के बीच खाली स्थान होता है, खूब। कैसा होता है? खूब खाली स्थान होता है। ठीक है, दोनों कोशिका के बीच ऐसे खूब खाली स्थान होगा। रक्त में ही नहीं, जितने भी संयोजी ऊतक होंगे, संयोजी ऊतक जितने भी होंगे, या नोट कर लीजिए, संयोजी ऊतक में कोशिकाओं के बीच खाली स्थान होता है, और खास करके रक्त में ये दूर तो होता ही है, दोनों कोशिकाएं दूर होती हैं, और ये ढीली होती है, पकड़ ये मजबूत नहीं होता है, ढीला होता है। रक्त देख करके आप समझ ही सकते हैं। और इसके बीच में जो होता है वो मैट्रिक्स धसा होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स धसा होता है। ये चीज नोट करिए, आगे मैं बताऊंगा और अच्छे से काम आएगा। संयोजी ऊतक में कोशिकाएं दूर होती हैं, ढीली, आपको मैं बता दिया, रक्त में खास करके ढीली होती हैं संयोजी ऊतक में। ओके, चलिए, पादपों में भोजन का परिवहन, भोजन प्लांट्स में, तो भोजन आप जानिए जाइलम करता है जल का, फ्लोएम करेगा भोजन का। संग्रह कहता तो कहते जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, आइए, तो यहां क्या कहेंगे हम? यहां फ्लोएम, हाँ फ्लोएम कहेंगे। चलिए 400 और इधर ही आ जाता हूं। निम्न कथनों पर विचार करें। फ्लोएम जीवित कोशिका से बना होता है। फ्लोएम जो है वो क्या जीवित कोशिका से बना होता है? फ्लोएम जल एवं खनिज लवण का वहन करता है। भाई मैं पहले ही बता चुका
कि जल और खनिज लवण का वहन करता है जाइलम, और जाइलम में भी कौन, तो दो है ट्रैकिड्स और वाहिकाएं। यहां तो कह रहा है फ्लोएम करता है, तो ये तो गलत हो गया, फ्लोएम जीवित कोशिका से बना है। हाँ, एक कथन केवल और केवल एक कथन सही हो जाएगा। 405 का क्या हो जाएगा, केवल और केवल कथन एक सही हो जाएगा। ठीक है, आइए, जाइलम ऊतक में कौन सा घटक मृत कोशिका से बना होता है। जाइलम ऊतक में मैं बताया था आपको कि जो जाइलम में जो जल ढोता है वो मृत से बना है, और जल ढोने वाला कौन है, वाहिका है और ट्रैकिड्स है, ये दोनों जल ढोता है, तो डी ऑप्शन। और जाइलम पैरेन्काइमा ये क्या करता है, तो इसमें भोजन संग्रह होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें क्या होता है, तो इसमें भोजन स्टोर होता है, भोजन स्टोर होता है। नोट कर लीजिए जो पॉइंट्स बता रहा हूं भाई, ठीक ना, एग्जाम में छपेगा। पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक के कारण होता है। द्वितीयक वृद्धि जड़ और तनों में होता है, ये आप जान ही गए हैं, मेरिस्टेमेटिक। तो अब ऑप्शन के अनुसार देखेंगे इसमें क्या है मेरिस्टेमेटिक कि नहीं। लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा, ठीक ना, यहां ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। शरीर का रक्षात्मक कवच किसका बना होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच जो होता है यह किसका बना होता है, तो ये शल्की एपिथेलियम का होगा। ये किसका होगा, शल्की एपिथेलियम का होगा रक्षात्मक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, श्वास नली ट्रैकिया में किस प्रकार की एपिथेलियम होता है। तो श्वास नली और ट्रैकिया में जो एपिथेलियम होगा वह आपका हो जाएगा ये, इसके साथ साथ गुर्दा में भी और पैंक्रियाज में भी, इन सब में आपका घनाकार एपिथेलियम होगा, घनाकार, ठीक है। श्वास नली यानी ट्रैकिया में किस प्रकार का, तो घनाकार होगा, और उसी प्रकार का आपका श्वास नली में घनाकार नहीं होगा, स्तंभकार होना चाहिए। अग्नाशय में होगा घनाकार, लेकिन श्वास नली में स्तंभकार होगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा आप लोग पीडीएफ में, क्योंकि मैंने जो पीडीएफ निकाला है ना, इसमें आंसर प्रिंट नहीं किया गया है। आप लोग को जो दिया हूं उसमें आंसर हाईलाइट है, लेकिन इसमें आंसर प्रिंट नहीं है। मेरा पीडीएफ तो है, लेकिन इसमें आंसर प्रिंट नहीं है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से स्तंभाकार ही होगा। एक बार आप देख लीजिएगा 409 का, ठीक है, एक मिनट, 409 का, हाँ 409 में क्या होगा कि स्तंभाकार देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर गलत होगा तो कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में सुधारूंगा, लेकिन मुझे लग रहा सही ही होना चाहिए। अरे श्वास नली में कैसा होगा, स्तंभाकार, हाँ, अग्नाशय में आपका घनाकार होगा, ठीक ना। चलिए अग्नाशय में या फिर अरे किडनी में, बचा तो था एक। एपिथेलियम कोशिकाओं की सतह पर पाई जाने वाली बाल जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो ये बाल जैसी संरचनाओं को कहा जाता है सीलिया। क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है, ठीक है। ब्रिक नलिका मतलब किडनी वाला, और लार ग्रंथि, इसी में आ जाइए आप अग्नाशय, ये आपका हो जाएगा घनाकार एपिथेलियम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, घनाकार एपिथेलियम, 411 का ए। चलिए आ जाइए, निम्न कथनों पर विचार करें। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, मैं पहले ही बताया हूं कि रक्त संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में मैंने क्या बताया था कि कोशिकाएं दूर दूर होंगी, बताया था ना, खाली स्थान ज्यादा होगा, बीच में मैट्रिक्स धंसा होगा, ये चीजें आपको मैं पहले ही बता चुका। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो कहेंगे एक वाला तो सही होगा, ठीक। दूसरा, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, कम जुड़ी होती हैं, दूर होती हैं, तो दूसरा भी सही हो गया, ठीक है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं अंतर कोशिका मैट्रिक्स में धंसी होती हैं, बिल्कुल धंसी होती हैं, तो ये कहेंगे आप कि यहां पर 3 1 2 3 सही, संयोजी तो हाँ तीनों सही हो जाएगा ना, ठीक है, तीनों आपका सही हो जाएगा। प्लाज्मा में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण व हार्मोन पाया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। अस्थि किस प्रकार का ऊतक है, अगला सवाल यही है। इसको अगर आप समझ लिए तो हम समझेंगे कि सार्थक हो गया हमारा ये संयोजी ऊतक वाला, और नहीं समझेंगे तो गड़बड़ होगा।
स्थि किस प्रकार का ऊतक है? तो स्थि भी जो है वो संयोजी ऊतक है। अब मैंने आपको बताया था कि संयोजी ऊतक में जो कोशिकाएं के बीच गैप होता है, मैट्रिक्स धसा होगा और पकड़ ढीली होगी। रक्त को आप देख ही लिए, लेकिन हड्डी को अगर आप देखेंगे तो हड्डी को तो कहें कि ये तो पूरा कठोर है, इसमें तो पकड़ मजबूत होना चाहिए, कोशिकाएं भी एकदम क्लोज्ड होना चाहिए। लग रहा होगा मन में ना, हड्डी के जैसे इमेजिन करिए। तो ध्यान रखिएगा, हड्डी भी संयोजी ऊतक ही है, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि संयोजी ऊतक है तो कोशिकाएं दूर होनी चाहिए थी। दूर है कोशिकाएं मेरे भाई, लेकिन संयोजी ऊतक हड्डी में क्या है, जो मैट्रिक्स धसा है ना, ये मैट्रिक्स का खेला है। ये मैट्रिक्स जो है वो कठोर है, ठोस है, सॉलिड है। हड्डी का जो मैट्रिक्स है वो ठोस है, सॉलिड है, जबकि रक्त का जो मैट्रिक्स था ये इतना सॉलिड, इतना मजबूत नहीं था। इसलिए रक्त ढीली पकड़ वाला, दूर कोशिका तो दोनों में है, लेकिन हड्डी में मैट्रिक्स का कमाल है। मैट्रिक्स कठोर है, इसलिए हड्डी मजबूत कठोर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप आज समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ दे परीक्षा में कि भैया क्या पूछ दे कि इनमें से कौन संयोजी ऊतक है, ये वाला प्रश्न आएंगे। स्थिर कोशिकाएं किस में धसी होती हैं? तो ठोस मैट्रिक्स, मैं बताना सॉलिड मैट्रिक्स, ठोस। ठीक, इनमें से कौन संयोजी ऊतक नहीं है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। अब आपको लगा कि रक्त संयोजी ऊतक है, रक्त तो नहीं लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे अस्थि लगा देते कि अस्थि कहाँ संयोजी ऊतक है, जब रक्त होगा तो अस्थि नहीं होगा, दोनों को उल्टा समझते थे। लेकिन ध्यान रखिए, रक्त भी संयोजी ऊतक, अस्थि भी संयोजी ऊतक और उपास्थि भी संयोजी ऊतक, तीनों संयोजी ऊतक है। पेशी ऊतक जो है ये नहीं है, पेशी ऊतक सही हो जाएगा, विचार करना है। कार्टिलेज में कोशिकाओं के बीच स्थान कम होता है। कार्टिलेज जो कि संयोजी ऊतक है, तो कोशिकाओं के बीच स्थान क्या होगा? कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, गैप होगा। ठीक, कोशिकाओं के बीच स्थान ज्यादा होगा, तो पहला कथन गलत है। कार्टिलेज की मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, तो कहेंगे केवल दूसरा कथन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, केवल दूसरा कथन जो है वो सही हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया, कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से कार्टिलेज, इस प्रश्न को अगर नहीं किए होते 416 को, तो 417 भी नहीं कर पाते, है कि नहीं? इसीलिए क्वेश्चन भी मैंने रखा है सब सीक्वेंस में, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ भाई, दिक्कत ना हो। त्वचा व मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं व नसों के चारों ओर पाए जाने वाला, तो वो कौन सा ऊतक होगा? तो वो हो जाएगा आपका, ऑप्शन पर अब आऊंगा, वो हो जाएगा ए। ऑप्शन में क्या है? त्वचा व मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका व नसों के चारों ओर पाए जाने वाला ऊतक हो जाएगा, वो हो जाएगा वसा ऊतक। एरियोलर होगा, वसा ऊतक ही होना चाहिए। 418 का क्या हो जाएगा? वसा ऊतक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, या एरियोलर, इन दोनों में ही एक होगा। वसा, त्वचा व मांसपेशियों के बीच है ना, अच्छा, त्वचा के नीचे होता है वसा ऊतक, ये चीज ध्यान रखिएगा। त्वचा के नीचे होता है वसा ऊतक, जबकि हम अगर बात करें तो यहां पर एरियोलर ऊतक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई, 419 हम इसको देख लेते हैं। 419 नंबर, पेशी ऊतक किससे बना होता है? तो पेशी ऊतक होगा लंबी कोशिकाओं से बना। पेशी ऊतक किससे बना होगा? ये लंबी कोशिकाओं से बना होगा। सिकुड़ने वाला प्रोटीन किस ऊतक में पाया जाता है? सिकुड़ने वाला प्रोटीन ये पेशी ऊतक में ही पाया जाता है। सिकुड़ने वाला प्रोटीन पेशी ऊतक में ही पाया जाता है, तो दोनों का ध्यान रखिएगा। पेशी ऊतक जो लंबी कोशिका से बना है और सिकुड़ने वाला प्रोटीन पेशी ऊतक में। निम्न कथनों पर विचार करिए। रेखित पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, रेखित पेशियां ऐच्छिक गति प्रदान करती हैं। यहाँ दोनों कथन सही हो जाएगा। रेखित जो होता है वो हड्डियों से जुड़ी होती हैं और ऐच्छिक गति प्रदान भी करता है। ठीक है, चलिए, आहार नली एवं रक्त नलिका में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है? आहार नली
एवं रक्त नलिका में किस प्रकार की, आ जाइए। तो ये आपका हो जाएगा चिकनी, आहार नली में आपका चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स पाया जाता है। अनैच्छिक पेशिकाओं को गति कौन देता है? तो वो देता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अनैच्छिक पेशिकाओं को गति कौन देता है? तो वो देता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। डेंड्राइट्स किस ऊतक का भाग है? तो ये भी तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। शरीर में जो भी पदार्थ प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह पेशीय ऊतक से होकर के अवश्य निकलेगा, वह पेशी ऊतक से अवश्य होकर के निकलेगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं विचार। अरे हाँ, एपिथेलियम ऊतक शरीर और बाह्य वातावरण के बीच पदार्थ का आदान प्रदान में सहायक होता है। बिल्कुल, एपिथेलियम ऊतक की संरचना उसके आकार पर होता है। यहाँ भी दोनों कथन सही हो जाएगा। उसके कार्य पर निर्भर करता है एपिथेलियम ऊतक का संरचना, और एपिथेलियम ऊतक शरीर और बाह्य वातावरण के पदार्थों के बीच जो है वो आदान प्रदान में सहायता करता है। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऊतक शब्द का प्रयोग बिचेट ने किया था लगभग 1801 के आसपास। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्थायी और विभाज्योतक, ये आप जान ही चुके हैं। पौधों में खनिज लवण को विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? खनिज लवण और जल, ये जाइलम, और जाइलम में भी कौन? तो ट्रैकिड्स और वाहिकाएं। ठीक है, तो ये जाइलम हो जाएगा। निम्न में से किसे प्लांट मिल्क के नाम से जानते हैं? लेटेक्स को प्लांट मिल्क कहते हैं, तो लेटेक्स हो जाएगा। ऊंट का कुबड़ होगा वो वसामय ऊतक के कारण होगा। ऊंट का जो कुबड़ होता है वो उसमें वसा होता है ना, वसामय ऊतक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वह ऊतक जो पौधों में भोजन का भंडारण करता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पौधों में जो भोजन का भंडारण करता है उसमें होता है आपका कौन सा? पैरेनकाइमा ना। जाइलम पैरेनकाइमा जो था वह था जाइलम पैरेनकाइमा। ऐसे अगर ऑप्शन पूछे ध्यान रखिएगा, जाइलम पैरेनकाइमा जो है वो भोजन का भंडारण करता था। वैसे पैरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो क्लोरेनकाइमा होता है। ये सब तो इजी है, आप कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, वह ऊतक जो पौधों को तैरने के लिए, तैरने उसमें हवा भर देगा, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? पैरेनकाइमा हो जाएगा ना। उत्प्लावन बल प्रदान करता है, एयर उसमें भर देता है, एरेनकाइमा कर देगा, एरेनकाइमा। वह ऊतक जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करता है, एरेनकाइमा। ठीक है, एरेनकाइमा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। पौधों में लचीलापन होगा, कोलेनकाइमा। ये सब प्रश्न पूछा है दरोगा में भाई। पौधों में लचीलापन तो कोलेनकाइमा। नारियल जैसे कठोर पदार्थ तो स्क्लेरेनकाइमा, मैं पहले ही करा चुका हूं। नारियल के कठोर भाग में लिग्निन होता है, ये भी करा चुका हूं। कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट की तरह कार्य करता है। देखिए नारियल के ऊपर एकदम लगेगा कि सीमेंट है, इतना मजबूत, लिग्निन के कारण। आइए, पौधों की रक्षा कौन करता है? पौधों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो वो एपिडर्मिस के पास होगी। पौधों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी? एपिडर्मिस सबसे बाहरी है ना, सबसे बाहर में वही होता है। तो रक्षा कौन करता है? जो दरवाजे पे बाहर गार्ड रहेगा वही रक्षा करेगा। पहला काम भले करे या ना करे, लेकिन काम तो उसी का है, एपिडर्मिस। पत्ती की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इसी स्टोमेटा के द्वारा, नहीं, किसके द्वारा होती है? हाँ, स्टोमेटा सही तो है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में जल की हानि रोकने हेतु कौन सी परत इस पर होती है? जल की हानि रोकने हेतु कौन सी परत होती है? तो वो होगा इसमें कौन सा? क्यूटीन की परत का है, तो क्यूटीन की परत होती है। पौधों की छाल में हवा एवं पानी के अवरोध रोकने वाला रसायन ये होता सुबरीन होगा। जाइलम तथा फ्लोएम ये मैं बता चुका हूं, सरल ऊतक है। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक। संवहन बंडल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? संवहन मंडल मतलब ढोने वाला,
तो ये होगा जाइलम और फ्लोएम, एक जल ढोएगा और एक क्या ढोएगा, खाना ढोएगा। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये सरल उत्तक तो है ही, लेकिन सॉरी सरल नहीं है भाई, कंफ्यूजन मत हो गया, ये जटिल स्थायी उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम सरल नहीं होगा, ये जटिल और स्थायी उत्तक है। तो बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, ये ध्यान रखिएगा, बी और सी दोनों। संवहन मंडल का निर्माण ये जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। आ जाइए, जाइलम में कौन कौन शामिल होते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ये सब प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला है। जाइलम में मैं बताया था, जाइलम पैरेन्काइमा होता है जो भोजन को संग्रह करता है, ट्रैकिड्स जो ढोता है, और वाहिकाएं जो है ये भी ढोता है। वाहिका और ट्रैकिड्स मृत होता है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन फ्लोएम का घटक नहीं है, फ्लोएम का नहीं है यानी जाइलम का है। अब जाइलम का कौन कौन है, ट्रैकिड, वाहिका और जाइलम पैरेन्काइमा। तो ट्रैकिड यहां से उठा लीजिए, ये जाइलम का है यानी ये फ्लोएम का नहीं है। ऐसे आप छांटोगे प्रश्न को। पत्तियों से भोजन को अन्य भागों तक ले जाना, भोजन ले जा रहा है ना तो फ्लोएम होगा ना, भोजन ले जा रहा है तो क्या होगा, फ्लोएम हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पौधों में खनिज लवण का वहन कौन करता है, तब खनिज लवण में जाइलम बताएंगे। अगर पूछे कि पौधों में प्रोटीन का वहन कौन करता है, तब तो प्रोटीन का वहन आपका फ्लोएम। पूछ दे कि पौधों में अमीनो एसिड का वहन कौन, तब भी फ्लोएम। तो ध्यान रखिएगा, भोजन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये फ्लोएम हो जाएगा सब कुछ। निम्न में से कौन जीवित कोशिका नहीं है, मतलब मरा हुआ कोशिका है, चालानी कोशिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक मिनट, निम्न से कौन जीवित कोशिका नहीं है, मतलब मरा हुआ कोशिका है, यही ना, मरा हुआ, चलानी कोशिका, साथी कोशिका, फ्लोएम रेसा ही है, ये मरा हुआ है। क्योंकि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है, यह आप देख रहे थे कि जाइलम पैरेन्काइमा था, वो भोजन को संग्रहण कर रहा था, फ्लोएम ये भोजन को ढोने वाला काम करेगा, ठीक है। तो फ्लोएम रेसा ही होगा सही आंसर। रक्त किस ऊतक का उदाहरण है, तो रक्त कनेक्टिव टिश्यू में पहले ही करा चुका हूं, रक्त तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ठीक है। जंतु को ढकने एवं सुरक्षा प्रदान करने वाला, तो ये भी करा चुका हूं। फेफड़े की गुहिका किसकी बनी होती है, तो फेफड़े की गुहिका जो होगा वो हो जाएगा आपका किसका, पेशी ऊतक का होना चाहिए, फेफड़े की गुहिका पेशी ऊतक का, ठीक है। नहीं, उपकला ऊतक का होगा, फेफड़े की गुहिका होगा उपकला ऊतक का। रक्त के तरल आधार भाग को प्लाज्मा कहते हैं, रक्त के तरल आधार भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल आधार भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। बी ऑप्शन। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, ये निलंबित कहां होता है, तो ये प्लाज्मा में होगा, उड़ो मत, प्लाज्मा में होगा। दो अस्थि आपस में जुड़ा होता है लिगामेंट्स से, अस्थि लिगामेंट से, अस्थि मांसपेशी ये कंडारा यानी टेंडन, ऐसे याद रखिएगा, कंडरा मत, कंडरा पंडरा में आप ये भूल जाइएगा, कंडरा क्या होता है। नाक, कान, कंठ, श्वास नली में कौन सा ऊतक होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा कार्टिलेज उपास्थि। वह ऊतक जो शरीर के आंतरिक अंग को सहारा देता है वो होगा एरियोलर ऊतक, शरीर के आंतरिक अंगों को सहारा देता है वह हो जाएगा एरियोलर ऊतक। हमारे शरीर में वसा संचित होता है एपिथेलियम ऊतक के नीचे, ठीक है। वसा संचित किस ऊतक में होता है, तो वसा संचित है तो वसा में ऊतक होगा, है ना, इसके नीचे होता है। वसा में ऊतक कहां पाया जाता है, तो एपिथेलियम के नीचे, इसमें होगा सही। अगले में हो जाएगा, कहां होगा, त्वचा के नीचे, ठीक है। आई, हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी, गति के लिए कौन सा उत्तरदायी होगा, तो मसल होगा पेशी वाला, गति के लिए पेशी मसल होगा, ठीक है। गति के लिए उत्तरदायी कौन सा होगा, तो गति के लिए होगा पेशी मसल। आंख की पलक, मूत्र वाहिनी तथा फेफड़े के श्वास नली में कौन सी ऊतक होगी,
श्वास नली, ये सब चिकनी पेशिकाएं, चिकनी पेशियां होती हैं, चिकनी पेशियां होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो एक्सॉन कहा जाता है, एक्सॉन। ठीक है, 465 ना, आ जाइए। प्रत्येक न्यूरॉन में पाए जाने वाला लंबा प्रवर्ध क्या कहलाता है? प्रत्येक न्यूरॉन में पाए जाने वाला लंबा प्रवर्ध, अच्छा तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं क्या गलत बता दिए क्या? बहुत ज्यादा आज कंफ्यूजन में रह रहा हूं ना। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है मेरे भाई, न्यूरॉन, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक न्यूरॉन में पाए जाने वाला प्रवर्ध कहलाता है एक्सॉन। जब ये प्रश्न देखा तब मुझे याद आया। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा किसके उदाहरण हैं? ये सिंपल टिश्यू के उदाहरण हो जाएंगे। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, कैम्बियम के कारण, यानी कि विभाज्योतक के कारण होता है। पौधों के तने की परिधि या जड़ की मोटाई में वृद्धि, ये कैम्बियम के कारण होता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी का नाम टिश्यू ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, और ये मायर ने दिया था। पौधों में जल संवहन, जल जाइलम, जाइलम के द्वारा। ठीक है, पत्तियों में निर्मित भोजन, तो फ्लोएम या बास्ट के द्वारा। पौधे के कुछ भाग जैसे पत्ती, तना, ये मोड़ने, इसको बड़ा करता हूं, ये मोड़ने पर बिना टूटे मुड़ जाएंगे, ये होता है कोलेनकाइमा के कारण। शरीर को गर्म रखने वाला कौन सा ऊतक है? तो वो हो जाएगा आपका वसामय ऊतक, यही होगा ना जी। कोशिकाओं के कुछ भाग, कोशिकाओं के कुछ परतें ऊतकों के आधारभूत पैकिंग का निर्माण करती है। कोशिकाओं के कुछ परतें ऊतकों के आधारभूत का निर्माण करती हैं, और इन्हें किस ऊतक के नाम से जाना जाता है? तो पैकिंग वाला मामला है, ये आ जाएगा आपका पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा आ जाएगा। ठीक है, पैरेन्काइमा आपका ये आ जाएगा। चलिए, खत्म, यही तक था क्या? बस यही तक था। तो 100 प्रश्न आपने इसमें देखे हैं, 100 प्रश्न आपने इसमें देखे हैं। जो भी बच्चा अगर पीडीएफ लेना चाहता है इसका, तो आप पाठशाला विद के ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ आप वहां देखेंगे कि ज्योग्राफी के लिए भी 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ वहां भी उपलब्ध करा दिया गया है। तो अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ ले करके उसको प्रिंट करा करके, और बढ़िया बाइंडिंग। अच्छा, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि भैया थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। देखो भाई, महंगा इसलिए पड़ रहा है ना कि ये चूंकि है ओरिजिनल एनसीईआरटी, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत तो लगा ही है, सब कुछ टाइप कराना वगैरह वगैरह, तो थोड़ा तो कॉस्टली है, बट उतना भी कॉस्टली नहीं है। 100 रुपया और 80 रुपया है दोनों का कीमत, तो बहुत ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं है। हाँ, प्रिंट कराने में, तो प्रिंट कराने में आप जब शहर जाओ तब कराया करो, 8 दिन 10 दिन रुक जाओ तब करा लो। शहर में चूंकि सस्ता होगा, आप गांव के कस्बा वगैरह में थोड़ा महंगा होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।